अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अजीज तलबा, पिछले सबक में हमने सेल का रेफरेंस के बारे में पढ़ा था। सेल्स के रेफरेंस के तीन ऑपरेटर का तज़किरा किया था इन्होंने। एक कॉलन है, दूसरा कॉमा है और तीसरा स्पेस है। कॉलन को रेंज ऑपरेटर बोलते हैं, कॉमा को सेपरेट ऑपरेटर बोलते हैं और स्पेस को तकातो इंटरफेस ऑपरेटर कहा जा सकता है। चंद सेल अलग अलग हैं जो लगातार हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करने के लिए कॉलन का इस्तेमाल कराया था। जैसे आप ये देख रहे हैं, A11 से लेकर के A20 तक, 11, 12, 13, 14, 15 ये 20 तक जाएगा। ये एक रेंज बन गया। इस तरीके से एक रेंज को बताने के लिए बीच में कॉमा का इस्तेमाल कॉलन का इस्तेमाल करते हैं और इसी कॉलन को रेंज ऑपरेटर बोलते हैं। और अगर कई सेल अलहदा अलहदा हैं और उनको एक साथ आपको इस्तेमाल करना है, जैसे A1, C1, D1, 5-1, तो ये जो अलग अलग सेल हैं, इन सेल को जब आप किसी भी फॉर्मूला में साथ इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हर सेल के बीच में कॉमा का इस्तेमाल करना है। इस कॉमा को सेपरेट ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे इसमें देखें, A11 से लेकर के A20 ये रेंज का इस्तेमाल कर लिया साथ में, और उसके अलावा दो सेल और इस्तेमाल किया, B1, C5। ये B1 और C5 के बीच में कॉमा लगा दिख रहा है। ये जो कॉमा है ये सेपरेट ऑपरेटर है। इसी तरीके से स्पेस ऑपरेटर हो सकता है, जैसे B1 से लेकर के B3 तक। तो B1, B2, B3 एक रेंज हो गया। उसके बाद A2 कॉलन C2 ये दूसरा रेंज है। दोनों रेंज को आप साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से दो रेंज अलग अलग हो और दोनों रेंज को साथ में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों रेंज में जहां पे तफाको हो रहा होगा, यानी जहां पे आपस में दोनों सेल मिल रहे होंगे, उस सेल को बताने के लिए स्पेस इस्तेमाल करते हैं। तो एक से ज्यादा रेंज के तफाको इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब जहां दोनों रेंज का आपस में मिलावट हो, तो मुश्तरका सेल को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पे B1, B3, इसमें B1 शामिल हुआ, B2 और B3, और A2 और C2। तो A2 से लेकर जब C2 आप लेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों के जो बीच में जो सेल आने वाला होगा वो B2 होगा। तो B2 ये दोनों रेंज का इंटरसेक्शन सेल होता है। तो जहां पे इस तरह का दो रेंज का सेल है और दोनों के रेंज के बीच में जो आपस में जहां पे तफातो हो रहा हो, उसको इंडिकेट करना हो, तो उसके लिए स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। एक नई चीज ये बताना ये चाह रहे हैं कि जो आप फॉर्मूला में सेल का रेंज का आप इस्तेमाल करते हैं A1 से लेकर D1 तक, ये A1 से लेकर D1 तक ना लेकर के आप उसका नाम भी दे सकते हैं। नाम जब दे देंगे तो फॉर्मूला में आपको फिर सेल का रेंज ना बता करके जो आपने नाम दिया है वो नाम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं फॉर्मूला में। यानी फॉर्मूला में सेल का रेफरेंस ना लिख करके उस सेल के रेफरेंस का जो आपने नाम दिया दे रखा है उस नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोया कि काम एक ही होना है, लेकिन एक काम करने के मुख्तलिफ तरीके ये दे रहे हैं। कह रहे हैं सेल रेंज का नाम मुतय्यन करना
वर्कशीट के एक या जायद सेल्स को सेलेक्ट कर लें जिनका नाम आपको देना है। देन रिबन फॉर्मूला टाइप पर डिफाइंड नेम ग्रुप में मौजूद डिफाइंड नेम पर क्लिक करें। अब इस पे क्लिक करने के बाद देखिए ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में नेम लिखना है, स्कोप लिखना है। स्कोप मतलब कि जो आप ये सेल का नेम दे रहे हैं ये नेम कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, एक वर्कबुक में या सिर्फ वर्कशीट में। और यहाँ पे रिफर है, ये वो नाम हो गया और आपका ये पूरा शीट आपका रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल होगा। अभी हम इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकली। नेम बॉक्स में उस रेंज का नाम टाइप करें। ख्याल रखें कि नाम के करेक्टर के दरमियान कोई स्पेस या खाली जगह ना हो। जैसे आपने ये नाम दिया तो ये नाम देने के सूरत में बीच में अगर दो वर्ड पे मुश्तमिल नाम आपका हो रहा है तो दोनों वर्ड के बीच में फासला नहीं देना है। अगर फासला देंगे तो वैसे नाम को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्कोप बॉक्स में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करें, इस नाम की हुदूद का तयन करें। यानी इस बॉक्स में वर्कबुक के नाम के अलावा तमाम वर्कशीट के नाम भी होते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि नाम को वर्कशीट या वर्कबुक तक महदूद किया जा सकता है। यानी जो आप नाम दे रहे हैं, एक तो ये हो सकता है कि ये नाम इसी वर्कशीट में इस्तेमाल हो, या ये हो सकता है कि एक वर्कबुक के अंदर मुख्तलिफ शीट होती हैं और हर शीट में उसका इस्तेमाल हो। तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं स्कोप वर्कबुक के तहत। तो इस तरह पे आप एमएस एक्सेल में आवे, हम नाम डिफाइन करके देखते हैं। शायद अब स्क्रीन पे आपको दिख रहा हो। अब जितने का आपको नाम देना है इतने को आप सिलेक्ट कर लिए, A1 से लेकर के D7 तक। फॉर्मूला पे गए, फॉर्मूला पे जाने के बाद कहा नेमिंग, डिफाइंड नेम पे जाइए। ये डिफाइंड नेम दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। डिफाइंड नेम पे आप नाम बता दीजिए। अब यहाँ पे बताइए रिजल्ट। ये वर्कबुक लिखा है, यानी इस पूरे वर्कबुक में इस्तेमाल होगा। ये शीट हो गया, शीट 1 A1 से लेकर के D7 तक। ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये रिजल्ट आपने नाम दिया है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप रिजल्ट लिख रहे हैं। फॉर्मूला के अंदर सम है, सम के अंदर आप A1 से लेकर के D1 तक नहीं बताया बल्कि आपने नाम बता दिया। तो जितने सेल का आपने नाम रखा था उस सेल के अंदर जो भी वैल्यू आएगा ये वैल्यू इसमें टोटल होता चला जाएगा। इस तरीके से आप डिफाइंड नेम के तहत अपने फॉर्मूला के इस्तेमाल के लिए नाम अपने सेल का, ये रेंज ऑफ सेल का मुतय्यन कर सकते हैं। डिफाइंड नेम है और डिफाइंड नेम के नीचे अप्लाई नेम्स हैं। इस अप्लाई नेम से एक तरीका ये भी हुआ कि आप यहाँ से सिलेक्ट करके अप्लाई भी कर सकते हैं, और या अगर नाम आपको याद है तो डायरेक्टली आप नाम टाइप भी कर सकते हैं। तो ये तरीका रहा किसी भी सेल या रेंज ऑफ सेल का नाम डिफाइन करके उस नाम को अपने फॉर्मूला में इस्तेमाल करने के लिए उनका नाम मुतय्यन करना। ये आपका रहा नाम को इस्तेमाल करना। कर्सर को सेल में वहां रखें जहां बनाया हुआ नाम इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला टाइप में डिफाइंड नेम ग्रुप में जाइए। नाम ओके, ग्रुप डिफाइंड नेम में साथ मौजूद तीर के निशान क्लिक करें। ऐसा क्लिक करने से मेनू खुल जाएगा। इस मेनू में से अप्लाई नाम पे क्लिक करें, अप्लाई नेम डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो इतना ना करके अगर आप चाहें तो जो नाम आपने दिया है उस नाम को आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर रिबन के फॉर्मूला टैब पर डिफाइंड नेम के ग्रुप में मौजूद नेम मैनेजर बटन को क्लिक करें। इस तरह नेम मैनेजर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और जो आपने नाम दिया है उस नाम को अगर आप खत्म करना चाहें तो खत्म भी कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन सेव कर
शेयर करते हैं। इसमें देखें जिसमें आपने नाम डिफाइन किया था, इसको अगर आप खत्म करना चाहें तो ये करें, फॉर्मूला में जाइए, डिफाइन नेम पे जाइए। इसमें डिफाइन नेम में नेम मैनेजर है, इस नेम मैनेजर पे क्लिक कीजिए। ये आपका नाम है, इस नाम को सिलेक्ट कीजिए और चाहे डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू दिस नेम रिजल्ट का, ओके डिलीट कर दो, डिलीट हो गया आपको। इस तरीके से जो आपने नाम मुतय्यन किया है वो नाम आप खत्म भी कर सकते हैं। जिस बच्चों, ये आपका एक तरीका आज मिला आपको कि किसी सेल के रेंज, चंद सेल या चंद रेंज का एक नाम दे करके अपने फॉर्मूला में कैसे इस्तेमाल करेंगे, नाम कैसे देंगे, उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे और उसको खत्म कैसे करेंगे। आगे अब हम देखते हैं फंक्शन को। पिछले असबाक में आपको बताया गया था कि हम एमएस एक्सेल में फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं और ये फॉर्मूला हमारा रेडीमेड भी हो सकता है और खुद से अपना डिफाइन किया हुआ भी हो सकता है। तो फंक्शन का मतलब है रेडीमेड फार्मूलाज, यानी जो पहले से फंक्शन फार्मूलाज बने हैं उन फार्मूलाज को ही फंक्शन बोलते हैं। ये कहते हैं फंक्शन दरअसल ऐसा फार्मूला होता है जिसके काम का तयन पहले से कर दिया जाए। फंक्शन इस्तेमाल करने पर फार्मूला नहीं लिखना पड़ता, बल्कि उसमें दरकार आर्गुमेंट्स बताने पड़ते हैं। आर्गुमेंट्स का मतलब क्या है, जैसे मान लें कि सम एक फंक्शन है, SUM, ये सम फंक्शन है, सम फंक्शन का काम है जोड़ना। तो जोड़ने के लिए आप सम फंक्शन को इस्तेमाल करें। कैसे जोड़ा जाएगा ये आपको नहीं लिखना है, प्लस माइनस का चिन्ह आपको नहीं लगाना है, सिर्फ आपको फंक्शन का नाम इस्तेमाल करना है और जिन वैल्यूज को जोड़ना है या जिन वैल्यूज के डिफरेंस को जोड़ना है उनको आपको बता देना है। तो जो आप सेल का डिफरेंस बता दें या सेल का वैल्यूज बता दें, उसी को एमएस एक्सेल के इस्तेलाह में आर्गुमेंट बोलेंगे। तो सम लिखने के बाद ब्रैकेट में अगर आप लिखते हैं A1, B1, C1, या A1 से लेकर के D1 तक, तो ये सारी चीजें उसके लिए आर्गुमेंट होंगे। उसको ये कह रहे हैं कि उसमें दरकार आर्गुमेंट्स बताने पड़ते हैं। आर्गुमेंट्स वो वैल्यूज होते हैं जो फंक्शन को फराहम की जाती है। फंक्शन उन वैल्यूज पर कुछ अवामिल अंजाम देकर नतीजा अखज़ करता है। मिसाल के तौर पे सम फंक्शन आदाद को जमा करने के लिए इस्तेमाल होता है। आर्गुमेंट के तौर पे आदाद या सेल का रेफरेंस दिया जाता है। फंक्शन इन वैल्यूज को टोटल करके हासिल टोटल दिखलाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 300 से ज्यादा फंक्शन है। तमाम फंक्शंस को लिखने और इस्तेमाल करने का तरीका एक जैसा है, लिहाजा चंद एक फंक्शन को अच्छी तरह मशक करने के बाद बाकी फंक्शन को समझना और आसान हो जाएगा। फंक्शन लिखने का तरीका क्या होगा, तो चूंकि फंक्शन भी फॉर्मूला ही होता है, इसलिए एवरी फंक्शन स्टार्ट विद इक्वल साइन। इक्वल साइन के साथ आप शुरू करें, उसके बाद इक्वल साइन के बाद फंक्शन का नाम लिखा जाता है। नाम के बाद यानी जो फंक्शन का नाम होगा ये ब्रैकेट लगेगा और इसी ब्रैकेट के अंदर आपको आर्गुमेंट्स लिखना है। एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स की सूरत में उनके दरमियान कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सम 15, 17, 19, इन 15, 17, 19 ये अलग अलग वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज को जोड़ने के लिए सम इस्तेमाल किया। ये पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फंक्शन हुआ। सम ये फंक्शन है, 15, 17, 19 ये उसका आर्गुमेंट्स है और हर फंक्शन के साथ ये ब्रैकेट का होना जरूरी है। तो एक फंक्शन के नाम के साथ ये जुज़्वे ला यनफ़क के तौर पे इन ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा। तो एवरी फंक्शन मस्ट हैव अ ब्रैकेट। तो इस फंक्शन में 15, 17 और 19 आर्गुमेंट्स हैं। फंक्शन लिखने का तरीका क्या बता रहे हैं, वर्कशीट के 5 सेल में 5 आदाद लिखे, छठे सेल में औसत का फंक्शन निकालें। जैसे एक फंक्शन है इनका एवरेज, एवरेज का मतलब है औसत निकालना। औसत का मतलब क्या होता है, जैसे आप मान लें कि एक आदमी है, उसकी आमदनी एक महीने में 10,000 है, किसी महीने में 15,000 है, किसी में महीने में 50,000 है। तो 12 महीने में जो आमदनी है वो आमदनी मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ आमदनी का अगर वो एवरेज वैल्यू निकालना चाहे कि हर महीने का एवरेज कितना बना, अगर एक महीने में 50 हो गया और एक महीने में 5 हुआ, तो हर महीने का औसत कितना बनता है, उस औसत को जानने के लिए इनका एक फंक्शन है एवरेज। इस एवरेज फंक्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं औसत जानने के लिए।
जैसे इसको आप प्रैक्टिकल वे में करके देखें। 6,000, 8,000, 9,000, 5,000, 10,000, 15,000। अब मान लें इतने इतने का औसत क्या होगा, तो कहा इनको आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद एवरेज लिखें, एवरेज ब्रैकेट लगाइए, इसको सेलेक्ट करके ले आइए। सेलेक्ट करने के बाद ये ब्लिंकिंग लाइन आती है, इस दायरे के अंदर जितने भी आपके सेल आएंगे उनके सेल यहाँ पे आ गए, यानी B4 से लेकर के B90 तक। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, इंटर की प्रेस कीजिए, यहाँ से एवरेज औसत कितने निकला, 8,833 रुपया 33 पैसा। ये आपका इस तरीके से एवरेज आप निकाल सकते हैं। इतना फॉर्मूला लिखने के बाद आर्गुमेंट बटन देने की बारी है। आर्गुमेंट देने के लिए माउस पॉइंटर का इस्तेमाल करें, माउस की मदद से उन सेल को सिलेक्ट करें जिनकी औसत मालूम करनी है। सेल को सिलेक्ट करने पर उनके गिर्द झिलमिलाता हुआ बॉर्डर आ जाएगा, जो इस बात की अलामत है कि सेल सेलेक्ट हो गए। उसके अलावा फॉर्मूला में सिलेक्ट किए गए सेल्स का रेफरेंस भी आ जाएगा। फंक्शन मुकम्मल करने के बाद आखिर में टाइप करके ब्रैकेट को बंद कर दें। इस तरीके से फंक्शन का इस्तेमाल हो सकता है। फिर फंक्शन का इस्तेमाल करने का एक दूसरा तरीका आपको दे रहे हैं कि आप फंक्शन का इस्तेमाल टाइपिंग के बजाय अगर आप चाहें तो उसे आप डायलॉग बॉक्स की मदद से भी ऐड कर सकते हैं। इसका तरीका क्या होगा, उसके लिए आपको ये करना है, ये फंक्शन का नाम दिख रहा है, इस पे क्लिक करें तो डायलॉग बॉक्स आता है। इस डायलॉग बॉक्स में ये मोस्ट रिसेंटली यूज्ड हैं, मजीद और भी फंक्शन के कैटेगरीज हैं। यहाँ से ऑल हैं, सारे फंक्शन दिखाई देंगे। बकिया फंक्शन की दर्जा बंदी कर दी है, नाम अलग अलग दे करके। डेट से मुतल्लिक यूज करना है तो डेट फंक्शन में जाएंगे, फाइनेंशियल उमूर से मुतल्लिक काम करना है तो फाइनेंशियल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो बहरहाल जैसा फंक्शन आपको लेना है उसके कैटेगरी में जाइए और उसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे आप यहाँ पे सम है तो सम आपने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या जोड़ना है इसको वैल्यू बताइए। T4 जोड़ना है, जिन जिन वैल्यू को जोड़ना है उन वैल्यू में उनका नाम आप बताते जाइए, सेल का रेफरेंस का, ये बढ़ता जाएगा मसला। फिर लास्ट में आप ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए तो आपका वैल्यू ये जुड़ गया। यहाँ पे देखें सम B5 B7 ये जो आया, ये फंक्शन आप खुद से टाइप भी कर सकते हैं और फॉर्मूला से सेलेक्ट करके उसके डायलॉग बॉक्स से फॉर्मूला को आप ऐड भी कर सकते हैं। ये तरीका रहा फंक्शन का इस्तेमाल करने का। फंक्शन का इस्तेमाल खुद टाइप करके करें या फंक्शन का इस्तेमाल डायलॉग बॉक्स की मदद से करें, लेकिन याद रखेंगे जब भी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो बराबर के चिन्ह के साथ फंक्शन का नाम और फंक्शन के नाम के साथ ब्रैकेट का लगाना भूलेंगे नहीं। उसके साथ उसके बीच में जो भी काम करना है उस काम के लिए उसका आर्गुमेंट आपको डिफाइन करना। आगे एक दो फंक्शन और देख लेते हैं कि MS एक्सेल में 2-4 फंक्शन का मशक कर देने के बाद फंक्शन का इस्तेमाल कैसे होता है वो हमें समझ में आ जाएगा। लॉजिकल कैटेगरी जो है, उस लॉजिकल कैटेगरी में इफ एक फंक्शन है। इफ एक फंक्शन है, इफ का मतलब होता है कि कोई आप काम करें और आपका काम कंडीशन के मुताबिक हो। जैसे मान के चलें आपको कोई नतीजा, किसी को परसेंटेज देना है, परसेंटेज वैल्यू किसी को 25% देना है और किसी को 15% देना है। मान लें एक जो सेलिंग अमाउंट है, सेलिंग अमाउंट 15,000 भी है, 25,000 भी है। कोई सामान अगर कोई 25,000 की सेलिंग करता है तो उस सेलिंग पे आपको 15% डिस्काउंट देना है, और 25,000 से कम अगर देता है तो आपको 15% डिस्काउंट देना है। तो जैसे आप मान के चलें कि आपके पास एक शीट है, इस शीट में आपको 15% भी डिस्काउंट देनी है और 10
10% भी डिस्काउंट देंगे। ये 15% डिस्काउंट ये उस वक्त होगा जबकि आपका जो सेलिंग अमाउंट है वो ग्रेटर देन 25,000 हो। और 10% देना है अगर 25,000 से कम हो जाए। तो 25,000 से कम होता है तो आपको क्या करना है, 25% से 10% से देना है। और 25,000 से ज्यादा हो जाए या 25,000 तक हो जाए तो उसको आपको डिस्काउंट 15% देना है। तो आप बारी बारी हर एक में तो निकालेंगे नहीं, एक ही सेल में आएगा। कहीं पे सेलिंग अमाउंट मसलन लिखा हुआ है, ये आपका सेलिंग अमाउंट है, ये सेलिंग अमाउंट कहीं पे 25,000 है, कहीं पे 20,000 है, कहीं पे 15,000 है, कहीं पे 3,000 है। अब यहाँ पे आपको इसका डिस्काउंट देना है 15% भी और 25% भी। अब आप यहाँ पे इफ लगाए हुए, इफ J2 greater than equal to 25,000, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे आप, 15% डिस्काउंट देंगे। तो J2 मल्टीप्लाई बाई 100, 15% देना है तो 15 वैल्यू है, उसको 15 से मल्टीप्लाई, ग्रेटर देन 25 डिवाइडेड बाई 100। याद रखिएगा, अगर फॉर्मूला में परसेंटेज निकालना हो तो अपने मफरूजा नंबर को, मुहस्सला नंबर को अपने 100 से मल्टीप्लाई करके मफरूजा नंबर से डिवाइड करते हैं। और अगर परसेंटेज तो पता है लेकिन उस परसेंटेज का वैल्यू पता नहीं है तो उस सूरत में आप उसका वैल्यू पता करने के लिए अपने मफरूजा नंबर को, मुहस्सला नंबर को अपने परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे इस मिसाल में हमें 15% और 10% पता है कि हमको 15% देना है, 10% देना है, लेकिन 15% और 10% का वैल्यू कितना होगा ये पता नहीं है। तो ये पता करने के लिए क्या किया आपने, J2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000, ये तो आपका कंडीशन लग गया। उसके बाद अगर होता है यस होगा या नहीं नो होगा। अगर यस हो तो J2 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 नहीं बल्कि 15, क्योंकि 15% दे रहे हैं, 15 डिवाइडेड बाई 100। अब आप इंटर की प्रेस कर दीजिए, दोनों कंडीशन देते हैं। दूसरी सूरत क्या है, अगर ऐसा ना हो तो J2 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। दो मतलब 2% लग गया इसमें, 1% 15 का है और दूसरा फीसद 10 का है। अगर पहला वैल्यू ट्रू होता है तो 15% वाला रन कर जाएगा, और अगर पहला वैल्यू फॉल्स हो जाता है तो दूसरा वाला रन कर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3,750, ये जो कि 25,000 से ज्यादा हो, 25,000 या 25,000 से ज्यादा हो गया तो उसका जो परसेंटेज मिला वो 15%। नीचे में आप ड्रैग कर लीजिए ऑटो फिल की मदद से, तो नीचे में जो वैल्यूज हैं वो कहीं पे 2,000 है, कहीं पे 15,000, 20,000 है, कहीं 15,000 है, कहीं 3,000 है। इस तरह के वैल्यूज आपके अलग अलग आ गए। तो अगर एक सेल में कोई आउटपुट कोई कंडीशन के मुताबिक आपको देना हो तो कंडीशन के मुताबिक देने के लिए इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इफ फंक्शन निकालने का तरीका आपका यही है, पहले इफ लिखें, फिर अपना कंडीशन लिखें, कंडीशन के बाद जो भी आपका आउटपुट देना है वो आउटपुट आप दे सकते हैं। जैसे कोई आप अपना रिजल्ट बनाएंगे, उस रिजल्ट कंडीशन ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर वक्त मैं एक कंडीशन को चेक कर रहा हूँ कि मान लें एक बच्चा है, आपको ये देखना है कि हमारा नंबर अगर 33 या 33 के बराबर है तो पास करो, 33 से कम हो जाए तो उसको फेल कर दो। तो आपके पास दो सूरत है, पास करना भी है और फेल भी करना है। फिर पास कब करेंगे, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 33 नंबर है, और अगर इससे कम हो जाता है तो फेल है। अब मान लें यहाँ पे आपका मार्क्स आता है
मार्क्स में आपने 33 भी लिया है, 60 भी लिया है, 90 भी लिया है, 78 भी लिया है, 32 भी 34 भी लिया है, 21 भी हासिल किसने किया, किसी ने 10 भी किया। अब यहाँ पे इस मार्क्स के बुनियाद पे इधर आपको पास करना है या फेल करना है, पास होगा या फेल होगा। अब आप इसको देख करके भी टाइप कर सकते हैं अगर 2 4 5 वैल्यू हैं, लेकिन अगर 50,000 के वैल्यूज हैं तो वहां देख करके टाइप करना मुश्किल होगा। यहाँ पे आप कंडीशन लगावे, इफ m2 ग्रेटर देन इक्वल टू 33 अगर है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लिखे पास। जब आप कोई आउटपुट आपका टेक्स्ट में होगा तो उस टेक्स्ट को आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। अगर उससे कम हो जाए तो फिर ब्रैकेट में लिखा फेल। ये रहा आपका m3 का वैल्यू, m3 में आप है 2 में कर देते, m2 ग्रेटर देन इक्वल टू 33 तो पास, और 33 से कम हो तो फेल। ये देखना 33 है, पास हो गया। इसको आप ड्रैग कीजिए, जो ही आप ड्रैग करेंगे तो जहां वैल्यू 33 से कम होगा वो फेल हो जाएगा, और जहां 33 से ज्यादा हो वहां पास हो जाएगा। ये 2 बच्चे फेल हो गए। अब मान लें कि आपके पास यहाँ तो 2 सूरत रही आपकी, कि 33 से ज्यादा हो या 33 से कम हो, लेकिन कहीं कहीं 33 से ज्यादा या कम की सूरत नहीं होगी। कभी होगी 33 से ज्यादा हो, कभी 45 से ज्यादा हो, कभी 60 से ज्यादा हो, कभी 75 से ज्यादा हो। तो कुछ बच्चे आपके मुमताज भी हो सकते हैं, कुछ आपके फर्स्ट भी हो सकते हैं, कुछ आपके सेकंड भी हो सकते हैं, कुछ थर्ड भी हो सकते हैं, और कुछ फेल भी हो सकते हैं। कई कंडीशन आपके सामने आ जाएंगे, तो वहां पर भी इफी फंक्शन का इस्तेमाल आप करेंगे, लेकिन वहां पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा कि कई कंडीशन साथ में और कई इफ साथ में लगाएंगे। तो आज आप सिंपल इफ का इस्तेमाल समझ लें, कल इंशाअल्लाह आपको नेस्टेड इफ यानी एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरा इफ के अंदर तीसरा इफ, तीसरा इफ के अंदर चौथा इफ का अगर इस्तेमाल करना पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे, इस टेक्निक को इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम आपको देखते हैं। आज ये आप समझने की कोशिश करें कि इफ या लॉजिकल फंक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये आपकी किताब में करके दिखलाया है, मिसाल है, आमली मिसाल भी आपको करके दिया है, इसको आप देख लें, इंशाअल्लाह बात समझ में आ जाएगी। और कल के सबक में हम आपको मोर देन वन इफ का मिसाल समझाने की कोशिश करें। ओके, अल्लाह हाफिज।